आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें ले जाएगी उस महान संस्थान के इतिहास में जिसने कभी पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय, एक ऐसा नाम जो आज भी हमारे दिलों में गर्व और दुख दोनों की भावनाएं जगाता है। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा केंद्र था जहां दुनिया भर से विद्वान आते थे सीखने और सिखाने के लिए। 5वीं शताब्दी में जब गुप्त साम्राज्य अपने स्वर्णिम काल में था, तब सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में नालंदा की स्थापना की। बिहार के राजगीर के पास स्थित ये महाविहार धीरे धीरे एक ऐसे विश्वविद्यालय में बदल गया जिसकी प्रसिद्धि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की तक पहुंची। कल्पना कीजिए, उस समय जब यातायात के साधन इतने विकसित नहीं थे, फिर भी हजारों मील दूर से छात्र यहां पढ़ने आते थे। नालंदा का मतलब था नालमदा, यानी कमल की डंडी देने वाला। और सच में ये संस्थान ज्ञान के कमल की तरह खिला था। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से ज्यादा शिक्षक रहते थे। सोचिए, आज के किसी भी बड़े विश्वविद्यालय से भी बड़ा था ये परिसर। 12 हेक्टेयर में फैले इस परिसर में 10 मठ थे, जिनमें से हर एक में 4 तरफ कमरे थे और बीच में एक आंगन था। यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं पढ़ाया जाता था। वेद, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और रसायन शास्त्र जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये एक ऐसा स्थान था जहां धर्म और विज्ञान दोनों का अध्ययन होता था। प्रकाश, यहाँ की लाइब्रेरी तो इतनी विशाल थी कि उसमें 9 मिलियन पांडुलिपियां थीं। 3 मंजिला इमारतों में फैली ये लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। नालंदा के महान विद्वानों की बात करें तो यहाँ नागार्जुन जैसे दार्शनिक थे, जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया। धर्मकीर्ति जैसे तर्कशास्त्री थे, जिन्होंने बौद्ध तर्कशास्त्र की नींव रखी। आर्यभट्ट भी संभवतः यहीं से जुड़े थे। चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ 5 साल तक रहे और उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में नालंदा की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ के शिक्षक इतने विद्वान थे कि वे किसी भी विषय पर घंटों बहस कर सकते थे। नालंदा की वास्तुकला भी अद्भुत थी। लाल ईंटों से बनी ये इमारतें न केवल मजबूत थीं, बल्कि बेहद खूबसूरत भी थीं। दीवारों पर बुद्ध की मूर्तियां, बोधिसत्वों की आकृतियां और धर्मचक्र के चिन्ह उकेरे गए थे। हर मठ में एक मुख्य द्वार था और सामने एक मंदिर था। पूरा परिसर एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था, जो इसे एक किले जैसा रूप देती थी। लेकिन इस महान संस्थान का अंत बेहद दुखदायी था। 12वीं शताब्दी के अंत में 1193 में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। उसने हजारों भिक्षुओं को मार डाला और पूरी लाइब्रेरी को आग लगा दी। कहा जाता है कि ये आग 3 महीने तक जलती रही। 9 मिलियन पांडुलिपियां राख हो गईं। सदियों का संचित ज्ञान एक ही दिन में नष्ट हो गया। ये विनाश सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं था, बल्कि पूरी सभ्यता के ज्ञान का था। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन के अनमोल ग्रंथ हमेशा के लिए खो गए। कुछ भिक्षु जो अपने साथ पुस्तकें ले जा सके, वे तिब्बत और चीन पहुंची, जहां आज भी वे संरक्षित हैं। आज नालंदा के खंडहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने का फैसला किया। राजगीर में नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है, जो 18 देशों के सहयोग से चल रहा है। ये नया विश्वविद्यालय पुराने नालंदा की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। नालंदा की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान कितना शक्तिशाली होता है और उसका संरक्षण कितना जरूरी है। यह हमें याद दिलाती है कि भारत कभी विश्वगुरु था और आज भी हो सकता है। नालंदा सिर्फ अतीत की गौरव गाथा नहीं है, बल्कि भविष्य की प्रेरणा भी है। यह हमें बताता है कि शिक्षा और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सच्चा विश्वविद्यालय वह है जो पूरी दुनिया को अपना छात्र मानता है।